हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूं इस नीट रिवीजन सीरीज में, जिसमें आज बच्चों हम लोग नीट बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को शुरू में थ्योरेटिकल मैनर में देखेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बाकी चैप्टर्स को कोरिलेट भी करता है। इसमें बहुत ही बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे। आफ्टर थ्योरी हम लोग PYQS सॉल्व करेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो कि नीट में बच्चों को ये समझाता है कि किस पैटर्न में किस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है। इनको सॉल्व करने से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आफ्टर लेक्चर अगर आप चाहते हैं कि और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और टेस्ट दें, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वेबसाइट का लिंक दे रखा है, जिसपे जाके आप मनचाहे क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट भी दे सकते हैं और नीट के लिए अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। चलिए, तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, व्हाट इज अ सेल। सेल होता क्या है। देखिए, आज अगर मेरी बॉडी है तो वो सेल की बनी हुई है। आई कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अ सिंगल सेल, मतलब मेरी बॉडी को कम से कम एक सेल की ज़रूरत है। तो उस बेसिस पर हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स अगर एक सेल के हैं तो वो यूनिसेल्यूलर है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स अगर बहुत सारे सेल्स के बने हुए हैं तो वो मल्टीसेल्यूलर है। सो व्हाट इज अ सेल। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑल लिविंग का मतलब क्या होता है, चाहे वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हो, या वो प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हो। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियन या फिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फंडामेंटल है, मतलब ये हमारी बॉडी की एक बिल्डिंग ब्लॉक है। ये हमारी बॉडी का क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से हमारी जो एक बॉडी है उसमें सेल की ज़रूरत पड़ती है। सेल यूनाइट होकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू यूनाइट होकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन यूनाइट होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और फाइनली एक ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। एक और, जैसे हम लोग हैं, वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट, टैलेंटेड एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। वी आर मैमल्स, वी आर होमोसेपियंस। तो हमारे अंदर सेल का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट आएगा, क्योंकि वो सेल से यूनाइट होकर सीधे ऑर्गेनिज्म तक बनेगा। ठीक है, तो जैसे ये इस तरीके से है, ये बिल्डिंग ब्लॉक बने हुए हैं। सेल की बहुत सारी साइज, शेप, स्ट्रक्चर्स होते हैं। देन अगर हम हिस्ट्री की बात करें, साइंटिस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम ये जो चीज़ें हैं ना, साइंस से रिलेटेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए, क्योंकि उन्होंने अपना बहुत टाइम दिया। ठीक है, तो साइंटिस्ट पे बेस्ड भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं नीट में। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉइक फर्स्ट सॉ सेल एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल। लाइव सेल जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, कुछ मेटाबॉलिज्म हो रहा है। हर सेल के अंदर हम कहते हैं कि बहुत थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। कुछ एडिटिव रिएक्शंस भी हो सकती हैं, कुछ ब्रेकडाउन रिएक्शंस भी हो सकती हैं। एडिटिव मीन्स एनाबॉलिज्म, ए फॉर एनाबॉलिज्म, ए फॉर एडिटिव, सी फॉर कैटाबॉलिज्म, C for Cartana, breakdown reactions. So can we say a body is a miniature chemical laboratory? Why? Because we are blessed with cells. हमारे पास cells हैं। ठीक है, Robert Brown discovered the nucleus. If we consider a cell, now this is the cell. We have cell envelope. This is the nucleus. This is cell envelope. This is nucleus. न्यूक्लियस इज द हेड क्वार्टर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन होते हैं जो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं, और वो क्रोमोसोम्स
जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। डीएनए के पास जीन होता है, जीन मीन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, दैट्स व्हाई डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल फॉर आवर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो इफ अ बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल, यही सेल स्ट्रक्चर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, यही सेल फंक्शन भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। भाई फंडामेंटल स्ट्रक्चरल हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जैसे हम दिख रहे हैं, वो सेल की डिजाइनिंग पर है, उसका मेटाबॉलिज्म फंक्शन सेल पर डिपेंड करता है, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर कॉम्पोज्ड ऑफ मैनी सेल, तो जो सिंगल सेल का बना हुआ होगा उसकी बॉडी की मशीनरी उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, लेकिन अगर मल्टी सेल्यूलर है तो कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। आगे देखते हैं। नाउ व्हाट इज सेल थ्योरी, व्हाट डू यू मीन बाय सेल थ्योरी। साइंटिस्ट ने बहुत अच्छी थ्योरी दी सेल को बहुत ही ज़्यादा बेटर तरीके से समझाने के लिए, ठीक है, बेटर तरीके से समझाने के लिए। देखिए, दो साइंटिस्ट है, सेल थ्योरी किस बेसिस पे बताया गया, शील्डन एंड श्वान एंड रुडोल्फ विल्जॉय। सी द ईयर्स, पहले 1838 है, देन उसके काफ़ी गैप बाद रुडोल्फ विल्जॉय सर आए। तो आगे की जो थ्योरीज होंगी डेफिनेटली वो इसके कंपैरिजन में क्या होगी, ज़्यादा अपडेटेड। पहले और आज के टाइम में देखा जाए तो टाइम कौन सा ज़्यादा अपडेटेड है, अभी वाला ज़्यादा अपडेटेड है, ठीक है। Now in 1838, Malthian Sheldon examined a large number of plants and observed all plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of the plant. तो जो सेल्स हैं वो ग्रुपिंग करके क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, टिश्यू बनाते हैं। और जब हम टिश्यू की देखिए, सेल एक बहुत ही, हिंदी में कहो ना, सूक्ष्म स्ट्रक्चर है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो हम अपनी खुली आंखों से नहीं देखते हैं। तो आप बोलोगे कि मैम क्या बंद आंखों से देखेंगे, नहीं, इसे आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे। तो सेल की स्टडी करें या टिश्यू की स्टडी करें, ये सब कुछ क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है, एनाटॉमी है। हम इंटरनली जब माइक्रोस्कोप से चीज़ों को देख रहे हैं, उसे समझने की कोशिश करें, दैट इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके, थियोडर शान इन 1839, मतलब पहले 1838 में शील्डन आए, देन 1839 में श्वान आए, जस्ट एक साल बाद। स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स, मतलब इन दोनों ने अपनी जो स्टडी है ना वो फोकस किस पे करी, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो डेफिनेटली उसके स्ट्रक्चर को सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया होगा, क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर एक्सप्लोर नहीं होगा आपको फंक्शन समझ में नहीं आएगा। इन्होंने एक्सप्लोर किया कि भाई एनिमल सेल में आपके पास सेल मेम्ब्रेन भी है और एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, और प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। नाउ एनिमल सेल हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप इस सेल मेम्ब्रेन को एनिमल के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, जिसकी स्टडी भी है। सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया इस पर और इसको समझा कि इट इज मेड अप ऑफ बाई लेयर ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स एम्बेडेड इन इट, ओके। He also concluded, based on his study on plant tissue, presence of cell wall is the unique character of plant cell. सबसे जो ऐसा यूनिक कैरेक्टर जो एक एनिमल सेल को प्लांट सेल से डिफरेंशिएट करवाता है, वो है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल। सेल वॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। हम कह रहे हैं कोई भी सेल है, एक बेसिक जो आउटर कवरिंग होती है वो सबकी सेल मेम्ब्रेन है, चाहे आप उसे बैक्टीरिया ले लो, चाहे प्रोटिस्ट को ले लो, चाहे फंजाई को ले लो, एक बेसिक जो एनवलप होता है वो है आपका सेल मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट में उसके बाहर एक और एक्स्ट्रा लेयर है, दैट इज रिजिड नॉन लिविंग लेयर, दैट इज सेल वॉल। और एनिमल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। बहुत क्वेश्चन बनता है नीट में से। नाउ रुडोल्फ विल्जॉय इन 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन्ड कुछ चीजें जो शील्डन एंड श्वान अपनी सेल थ्योरी में नहीं बता पाए थे। उन्होंने स्टडी बहुत अच्छी की, प्लांट के बारे में पढ़ा, एनिमल के बारे में पढ़ा, उनके स्ट्रक्चर को बहुत गजब का रिवील किया, बट फिर भी कुछ टॉपिक्स शील्डन एंड श्वान के रह गए थे जो रुडोल्फ विल्जॉय सर ने अपनी स्टडी में डाले, ठीक है।
फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। आप मुझे एक बात बताओ, थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात बताओ कि जब हम मल्टी सेल्युलरिटी पर जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ एटलीस्ट मोर देन 1 सेल। अब वो 2 सेल की भी हो सकती है, वो 100 सेल की भी हो सकती है, वो 1000 सेल की भी हो सकती है, और वो हमारी तरह मिलियन, बिलियंस एंड ट्रिलियन सेल की भी हो सकती है। दैट मीन्स स्टार्टिंग एक सेल से हुई होगी, फिर डिवाइड करते 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 बहुत सारे सेल्स क्रिएट हो गए। तो ये जो न्यू सेल है ये किससे आया है? ये आपके प्रीवियस एग्जिस्टिंग सेल से आया है, डिवीजन से। सेल डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, है माइटोटिक सेल डिवीजन, मियोटिक सेल डिवीजन, ये उससे आया है। ठीक है, अब इस फ्रेज को क्या बोला कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इस फ्रेज को एक लैंग्वेज में बोला गया, दैट इज ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, Schwann to give the cell theory a final shape. Cell theory understood as all living organisms are composed of cells and products of cells. हमारी बॉडी सिर्फ सेल की बनी हुई है या उसी के ही आगे प्रोडक्ट की बनी हुई है। एंड ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। फाइन। देन प्लांट सेल। देन प्लांट सेल, द सेल विच मेक a plant body, the cell which make a plant body, that is animal cell. Now onion peel cell, मतलब अगर आपको प्लांट सेल की स्टडी करनी है तो आप क्या करिए, अनियन, प्याज का जो छिलका होता है ना, उसको लीजिए और उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करिए। जो रॉबर्ट हुक सर थे ना, उन्होंने अपने सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप से ये बार्क ऑफ द सेल को निकाला और देखा कि एक तरीके से जो सेल का स्ट्रक्चर होता है ना, वो ऐसा कंपार्टमेंट की तरह दिखता है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में। ये दिस इज द सेल। अगर वो लिविंग है तो उसमें प्रोटोप्लाज्म होगा, अगर लिविंग है तो प्रोटोप्लाज्म होगा। अगर नॉन लिविंग है तो प्रोटोप्लाज्म डिग्रेड हो जाएगा, फिर आप सेल को नॉन लिविंग कहोगे। ठीक है, मतलब मेरी बॉडी में सेल है, अगर उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है उसका, इट इज यूजलेस। ओके, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या है, सेल ऑर्गेनील्स हैं। ये जो है ना, ये न्यूक्लियस है, देखिए ये न्यूक्लियस है, और ये वाला जो जेली की तरह फ्लूइड स्ट्रक्चर है, दैट इज साइटोप्लाज्म। सो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज प्रोटोप्लाज्म। एंड इसी साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, आपके सेल ऑर्गेनील्स हैं। दैट ब्लू वन इंडिकेट द सेल ऑर्गेनील्स, वेरियस सेल ऑर्गेनील्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइजोसोम्स, वैक्यूल्स, सेंट्रियोल्स, सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोट्यूब्यूल, सम साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स हो गए, प्लास्टिड्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, नाउ सेल वॉल इज प्रेजेंट, डन। क्लोरोप्लास्ट, अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिड नाम के जो सेल ऑर्गेनील्स होते हैं, पी फॉर प्लास्टिड, पी फॉर प्लांट सेल, दीज आर एक्चुअली द किचन हाउस ऑफ द सेल। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, उसी तरीके से हम प्लास्टिड को किचन हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पिगमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट नाम का प्लास्टिड है, उसके अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्लांट को बोलता है कि आप अपना खाना खुद बनाइए, जो कि एनिमल सेल में बिल्कुल नहीं होता है। तो द प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ प्लांट सेल। ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है, वैक्यूल। अगर प्लांट के अंदर वैक्यूल है, प्लांट के अंदर वैक्यूल है तो प्लांट स्टेबल है, वरना प्लांट क्या करता है, इधर उधर मूव करता है। होता है ना कि बच्चे हैं, अगर बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का कमांड नहीं होगा
तो बच्चों का फिर समझ में नहीं आता, क्योंकि वो छोटे हैं, उन्हें एक्सपीरियंस कम है। उसी तरीके से अगर प्लांट को कमांड देना है, उसको जैसे आपके पेरेंट्स आपको नरिश करते हैं, आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं और आपकी हर इच्छा को पूरी करते हैं, उसी तरीके से प्लांट के अंदर सेंट्रल वैक्यूल डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि 90% एरिया कवर कर लेता है प्लांट सेल का। ठीक है, सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट। डन। नाउ वी विल सी एनिमल सेल। एनिमल, चूंकि हम लोग एनिमल किंगडम की कैटेगरी में आते हैं, तो एनिमल सेल के बारे में नॉलेज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स। क्या क्या है देखिए, एनिमल सेल में हमारे पास सेल वॉल एब्सेंट है, जो कि मैंने पहले वाली स्लाइड में बताया था आपको, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में प्लांट सेल की कंपैरिजन ज़्यादा है? मैं इधर उधर अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हूँ, लोकोमोशन कर रही हूँ, लेकिन मैं एक जगह स्टेशनरी नहीं हूँ प्लांट की तरह। प्लांट स्टेशनरी होते हैं, वो एक ही जगह पर खड़े होकर खाना बनाते हैं, उनको मूवमेंट नहीं करना है, उनको उतना काम नहीं करना है जितना हम लोग कर रहे हैं। अगर हम फूड चेन को देखें कि शेर को पकड़ना है किसी को, हिरण जा रहा है और शेर को खाना दिख रहा है, तो शेर उसके पीछे भागेगा, हिरण भी भागेगा। टू मेंटेन दैट फूड चेन, हु ईट हुम इज द फूड चेन। तो अगर वो भागेगा तो उसको एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी किससे आएगी? माइटोकॉन्ड्रिया से, एटीपी जनरेटर ऑफ द सेल से, एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल से। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है नीट के अंदर, ठीक है। तो उस केसेस में माइटोकॉन्ड्रिया को ज्यादा डालना ही पड़ेगा। प्लास्टिड एब्सेंट। हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, हम डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे ये आपके प्लांट्स हो गए जिन्हें आप इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स कहते हैं, उस पे बेस्ड होते हैं आपके कंज्यूमर। सबसे पहले हर्बीवोर्स, प्लांट ईटर्स, उन पे बेस्ड होते हैं कार्निवोर्स, फ्लैश ईटर्स, जिनके पास कैनाइंस हैं, जिन्हें फ्लैश को टीयर आउट करना है, फाड़ना है, ठीक है। वैक्यूल इज स्मॉल और एब्सेंट। इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा वैक्यूल की आपको नीड नहीं है, क्योंकि एनिमल सेल में क्या ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी डाली गई है, ठीक है। सेंट्रोसोम फाउंड इन एनिमल हेल्प्स इन सेल डिवीजन। एनिमल्स को सेल डिवीजन क्यों करना है? क्योंकि हम लोग मैमल्स हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भेजना पड़ता है। इसलिए हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होगा वो ज़्यादा लेवल पे ब्लेस्ड होगा और वो काफ़ी अच्छा डिवीजन को शो भी करेगा, ठीक है। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन कितने तरीके का होता है स्टूडेंट्स? माइटोटिक, दैट इज इक्वेशनल डिवीजन, है ना, बराबर बांटना है। मियोटिक मीन्स रिडक्शनल डिवीजन, जितना मेरे पास है मैं आगे वाले को हाफ ही दूंगा। डन। सी दिस डायग्राम वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है ना। गोल्जी अपरेटस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, न्यूक्लियर एनवलप न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म RER, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम राइजोसोम्स, पेरोक्सीसोम, सेंट्रियोल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। डन। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट वन। Endomembrane system. Endomembrane system means this system is composed of major 4 cell organelles. Major 4 cell organelles. Which are those? First is endoplasmic reticulum. First is endoplasmic reticulum. ER divides the intercellular space into 2 distinct regions. Inside ER and means intraluminal and extraluminal. Means this is the endoplasmic reticulum. We are saying this is the endoplasmic reticulum like this. तो इन वाला इंट्रा एंड बाहर वाला एक्स्ट्रा।
ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को स्टार्ट करता है, क्योंकि जो आगे गोल्जी बॉडीज बन रहा है वो इससे फैच हो रहा है, और आगे के जो और सेल ऑर्गेनील्स इसमें जुड़ेंगे, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स, वो भी इनको क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। एक इनिशिएटर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नाउ अब क्या होता है कि जैसे हम ये कह रहे हैं कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है, अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर दानेदार ग्रेन्यूलर राइबोसोम्स को डाल देंगे, दानेदार राइबोसोम्स को डाल देंगे, राइबोसोम्स प्रेजेंट, तो क्या हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट मीन्स RER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर दानेदार ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, दानेदार ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पार्ट और ER के जिस पार्ट पर आपके ये दानेदार ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो राइबोसोम्स, मीन्स प्लेन, but in comparison to RER we call it as SER, means smooth endoplasmic reticulum no ribosomes, rough endoplasmic reticulum ribosomes। क्यों रफ बोला, क्योंकि ये जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ना, ये माइक्रोस्कोप में देखो छोटे छोटे दाने नहीं होते, ऐसे रफ अपीयरेंस में नजर आते हैं। तो R फॉर रफ, R फॉर राइबोसोम्स, R फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, स्मूथ, एब्सेंट। अच्छा, फंक्शन क्या होता है RER का, प्रोटीन बनाना। क्या होता है, प्रोटीन बनाना। प्रोटीन एक बायोडाइवर्सिफाइड बायोमॉलिक्यूल है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन एक बायोडाइवर्सिफाइड बायोमॉलिक्यूल है जो बॉडी में हर जगह प्रेजेंट है। आपका नाखून प्रोटीन का बना हुआ है, केराटिन, आपके बाल प्रोटीन केराटिन के बने हुए हैं, आपकी ये जो टिश्यूज हैं, ये जो मसल्स हैं, ये जो बोन्स हैं, ये कोलेजन फाइबर्स की बनी हुई हैं, दिस इज द इटसेल्फ प्रोटीन। रेटिकुलन एक प्रोटीन होता है, इलास्टिन एक प्रोटीन होता है, ठीक है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन स्टेरॉइड मींस लिपिड सिंथेसिस। हमारी बॉडी क्या है, पूरी की पूरी बायोमॉलिक्यूल से बनी। जब हम पैदा हुए हैं और बॉडी इज ब्लेस्ड विद बायोमॉलिक्यूल, लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ रहा है क्योंकि हम बाहर से खाना खा रहे हैं। नो, इट इज अ मिथ। कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। यू आर ईटिंग सो मच फैट, तो ऑलरेडी आप बहुत सारा फैट खा रहे हो, बॉडी में ऑलरेडी फैट है, तो उसके डेरिवेटिव जैसा कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं और वो कहीं ना कहीं आर्टरीज में जाकर उसको क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। तो हमारी बॉडी ऑलरेडी बायोमॉलिक्यूल्स की ही बनी हुई है, बाहर से हमें बैलेंस डाइट की तरह उसको क्या करना है, इनटेक करना है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जब हो रहा है तो उसमें बायोमॉलिक्यूल्स ही यूज हो रहे हैं। पॉलीसेक्राइड मोनोसेक्राइड में टूट रहा है, ठीक है। पॉलीसेक्राइड किस में टूट रहा है, मोनोसेक्राइड में। आपका जो लिपिड है वो किस में टूट रहा है, वो आपके फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में टूट रहा है। प्रोटीन्स किस में टूट रहे हैं, अमीनो एसिड्स में टूट रहे हैं, ठीक है। तो पॉलीसेक्राइड एक पॉलीमर हो गया और जो मोनोसेक्राइड जो बना रहा है इस पॉलीमर को वो एक मोनोमर हो गया। मैंने कहा ना ये चैप्टर आपके बाकी चैप्टर्स को भी कवर करता है, ओके। देन गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस, ठीक है, जिनको कैमिलो गोल्जी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनके नाम पर ही गोल्जी बॉडीज, गोल्जी अपरेटस नाम दे दिया, ओके। तो ये जो ये फोल्ड्स है ना, इन फोल्ड्स को क्या बोलते हैं, इनके स्ट्रक्चर में क्या है, आपको ऐसे फोल्ड वेवी टाइप के बेंड्स दिख रहे हैं। बेंड तो नहीं बोलेंगे, फोल्ड ही बोलना ज्यादा सही रहेगा, जिन्हें बोलते हैं सिस्टर्ने। और ये इनका जो लोकेशन है वो बिल्कुल नियर टू न्यूक्लियस होगा। मतलब स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, ऐसा रेटिकुलर, जाल की तरह कुछ फंसा हुआ, कुछ नेटवर्क टाइप दिख रहा है, ठीक है। फंक्शंस में क्या है,
देखो यहाँ पर जो मेन एंडोमेम्ब्रेन के फंक्शंस आएंगे ना, वो प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस के ही आएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला कि ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको मीन्स ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोजन इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड, फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड। ठीक है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड। तो जब आप प्रोटीन को ग्लाइकोजन के साथ जोड़ रहे हो तो वो ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, अगर आप ग्लाइकोजन को लिपिड के साथ जोड़ रहे हो तो वो ग्लाइकोलिपिड हो गया, ठीक है। साइज दे रखा है, साइज नीट में पूछते हैं 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 mm इन डायामीटर, ओके। द गोल्जी सिस्टर्ने आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड, कंसेंट्रिकली अरेंज्ड, कंटेन्स फ्लैट और डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टर्ने, ऐसे, ये डिस्क नहीं होता, यूं। सिस फेस इज कॉन्वेक्स फेस, ट्रांस फेस इज कॉन्केव फेस, डन। देन lysosomes and vacuoles, the two more members of the system are lysosomes and vacuoles। अब होगा क्या, लाइजोसोम्स है, लाइजोसोम्स का मतलब क्या है कि एक कोई सर्कुलर बेस स्ट्रक्चर है एंड इट इज गोइंग टू ब्लेस्ड विद सम एंजाइम्स, मतलब जो गोल्जी बॉडीज होती हैं, जो गोल्जी बॉडीज होती हैं, उनका मान लीजिए कोई ऐसा फेस है, ये यूं फेस है इनका, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये कट जाता है और वेसिकल का एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर लेता है, मतलब लाइसोसोम खुद गोल्जी अपरेटस से डिराइव हुआ है। अब ये कट गया, ठीक है, अब कट गया तो ये वेसिकल बन गया। अब ये जो भी स्टोर करेगा, मेनली ये एंजाइम से स्टोर करता है, ठीक है, मेनली ये एंजाइम से स्टोर करता है। प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग, ठीक है, जैसे एंजाइम हाइड्रोलेसिस, लाइपेसिस, प्रोटीएसिस। हाइड्रोलेसिस का मतलब क्या है, जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहा है, हाइड्रोलाइटिक मतलब जो आपके वाटर की प्रेजेंस में तोड़ रहा है, लाइपेसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। वैसे तो हाइड्रोलेसिस का भी यही मतलब है कि जो वाटर की प्रेजेंस में, अब वो हाइड्रोजन बॉन्ड को भी तोड़ सकता है, ठीक है। लिपिड स्प्लिटिंग, प्रोटीएसिस, प्रोटीन स्प्लिटिंग, ठीक है। तो एंजाइम्स कर क्या रहे हैं, चीजों को तोड़ रहे हैं, चीजों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। एंजाइम्स कहां पर यूज होते हैं हमारी बॉडी में, कौन से सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम। किस में होते हैं स्टूडेंट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रहे हैं मतलब डाइजेशन में यूज हो रहे हैं, ओके। दीज डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। कौन से पीएच पे ये काम करते हैं, एसिडिक मींस लेस देन 7, ओके। नाउ वैक्यूल्स, वैक्यूल्स अब फिर से ये राउंड शेप स्ट्रक्चर हैं, इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और ये भी क्या है, कोई एक लाइसोसोम के पार्ट ही होते हैं। कंटेन, अब इनके अंदर देखो, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये वैक्यूल की जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इसको टोनोप्लास्ट बोल रहे हैं। अब ये जो वैक्यूल है, ये प्लांट सेल के अंदर बहुत ही ज़्यादा जगह घेर रहा है, 90% पोर्शन, और प्लांट में ये छोटे छोटे बहुत सारे हैं या फिर हैं ही नहीं, ठीक है। सो इट कंटेन वाटर, वाटर कर सकता है, कोई सैप है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कर सकता है, प्लांट के अंदर 90% वॉल्यूम कर रखा है। अब ये टोनोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, एक्चुअली टोनोप्लास्ट अलाउइंग द ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर सामान ज़्यादा है और यहाँ पर सामान क्या है, कम है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन होगा
वो along the concentration gradient होगा, means from region of higher concentration to region of lower concentration along the membrane of vacuole. ठीक है, along the membrane of vacuole. अब हम लोग कोई भी चीज को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी चीज को कंसिडर कर सकते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. तो ये सारा हो गया है. अमीबा में जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सक्रीशन के लिए. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वैक्यूल में क्या हो रहा है, वैक्यूल में? अगेन ट्रांसपोर्टेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि हम अच्छे चीजों को अंदर ले रहे हैं न्यूट्रिशन के लिए, और एक्सक्रीशन के लिए क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं. ठीक है, चलिए. नाउ इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल आर फॉर इंगल्फिंग द फूड. मतलब जो वैक्यूल है ना वो बहुत ज़्यादा ही मल्टी फंक्शनल और मल्टी टैलेंटेड है. अगर वो एनिमल सेल में है तो वो ये वाला फंक्शन कर रहे हैं, प्लांट सेल में है तो वो ये वाला फंक्शन कर रहे हैं. मतलब वो जहाँ पर भी रह रहे हैं उनकी फंक्शनैलिटी क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनील फॉर द सेल. किस तरीके से है? ये सेल का हेड क्वार्टर होता है. ये सेल का क्या होता है, हेड क्वार्टर होता है. इसके अंदर क्रोमेटिन होता है. क्रोमेटिन लंबे लंबे धागों की तरह होता है जो कि कंडेंस होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है. क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है. इस क्रोमोसोम में डीएनए होता है. ठीक है, एंड दैट डीएनए इज ब्लेस्ड विथ जीन. तो एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर क्या रहती है, स्टोर रहती है. ठीक है, किसने डिस्कवरी की थी? रॉबर्ट ब्राउन इन द ईयर 1831. ये पूछा जाता है एग्जाम में. Later, the material of the nucleus stained by basic dye was given the name chromatin by Fleming. न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है पहले वो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जब उसे डाई से कलर किया तो नज़र आया. तो लंबे लंबे जो धागानुमा स्ट्रक्चर्स दिखे, जो लॉन्ग इलोंगेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखे, उन्हें हमने क्या कहा, उन्हें हमने क्रोमेटिन कहा. हमने क्या किया स्टूडेंट्स, उन्हें हमने क्रोमेटिन कहा. यही क्रोमेटिन जब सेल डिवीजन में एंटर होते हैं तो क्रोमोसोम बनाते हैं, और वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कैरी करते हैं. इंटरफेस nucleus is highly extended and elaborate nucleoprotein fiber called chromatin, nuclear matrix, and one or more spherical bodies called nucleoli. Means this is the cell. और सेल के बिल्कुल ऑलमोस्ट सेंटर में आपका क्या है, न्यूक्लियस. प्लांट सेल में चूंकि 90% वैक्यूल घेर के बैठता है ना, तो न्यूक्लियस क्या होता है, थोड़ा सा पेरिफेरी टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन शिफ्ट हो जाता है. लेकिन एनिमल सेल में वो ऑलमोस्ट सेंटर में है. तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलाई है, और साथ साथ में क्रोमेटिन फाइबर्स भी हैं जो कि एक पर्सन का जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करके रखते हैं. ठीक है, नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल. हम ये कहते हैं कि जनरली हर सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा. ठीक है, लेकिन कुछ सेल्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट भी हो सकते हैं, कुछ में मल्टीपल भी हो सकते हैं. उस कंडीशन को सिनकाइशियल कहते हैं. ओके, एग्जाम्पल इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मेनी मैमल्स एंड सीव ट्यूब्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स. मतलब इधर एनिमल का मैमल ले लिया, इधर प्लांट ले लिया है. इन दोनों स्ट्रक्चर्स में आपके न्यूक्लियस नहीं होते हैं. जो आरबीसीज होती हैं, जो आपके आरबीसीज हैं, ठीक है, जो इरिथ्रोसाइट से रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं, वो एक डंबल शेप्ड के स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं. जब भी उनको अपने अंदर रेड कलर कैरिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन को भरना है, अगर उनको बहुत ज़्यादा पिगमेंट हीमोग्लोबिन को भरना है, विच इज़ जो कि हमारे आरबीसीज को एक ब्लड को रेड कलर भी देते हैं, साथ साथ में वो एक ट्रांसपोर्टर भी है गैसेस के लिए, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए. तो जब भी उन्हें हीमोग्लोबिन को भरना है तो आरबीसी अपने अंदर के सेल ऑर्गेनील्स को डिग्रेड करता है. भाई जगह तो बनाऊं, भरूंगी कैसे? तो सेल ऑर्गेनील्स हट जाते हैं, न्यूक्लियस हट जाता है, तो
क्या हो जाती है, इन्यूक्लिएटेड। इन्यूक्लिएटेड मतलब एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लिएटेड मीन्स प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए नाउ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में क्या है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूस रहती है एंड राइबोसोमल आरएनए बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। दिस इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्म मीन्स सम काइंड ऑफ फ्लूइडिटी इज प्रेजेंट। दिस इज न्यूक्लियोलस, दिस इज न्यूक्लियर पोल एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। होता क्या है कि जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेनस होती है, लेकिन कंटिन्यू नहीं है। कंटिन्यू नहीं होने के कारण बीच बीच में आपको होल, पोर या छिद्र नजर आ रहे हैं। ओके, ये देखिए, ये एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। सो दिस इज द डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, एंड चूंकि ये कंटिन्यूस नहीं है तो होल बन रहा है। क्या बन रहा है, पोर बन रहा है ना, पोर बन रहा है, ये पोर, न्यूक्लियर पोर, जहां से प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज पॉसिबल है। ठीक है, देन क्रोमोसोम्स, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस का। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर देखिए, दिस इज काइनेटोकोर, क्रोमोसोम विथ काइनेटोकोर। सो एवरी क्रोमोसोम विजिबल इन डिवाइडिंग सेल्स, क्योंकि जब सेल डिवाइड करेगा तभी ही क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाएंगे, वो मैं आपको पहले वाले स्लाइड में बता चुकी हूँ। Essentially has a primary construction or the centromere on the sides with disc shaped structure called kinetochore are present। मतलब ये क्या है, ये आपका सेंट्रोमेयर है, ये क्रोमेटिड्स है, आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स। Sometime few chromosome have on staining secondary constriction at constant location. This give appearance of a small fragment called satellite. कहने का क्या मतलब है, जब हमने क्रोमोसोम को डाई दिया, भाई नहीं नजर आ रहा तो कोई कलर करो, हो सकता है कलर करने पे आपको वो स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छे से विजिबल हो। ठीक है, तो उस केस में सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा, उसको क्या बोलेंगे, सैटेलाइट। चलिए, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम्स, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ये देखिए, ये मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमेयर क्या है, बिल्कुल क्या है, मिडल में है, आर्म्स बिल्कुल बराबर दिख रही हैं, इक्वल आर्म्स। सब मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमेयर को सेंटर से थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करिए, जिससे कि जो एक आर्म है वो छोटी दिखेगी और एक आर्म है वो लॉन्ग दिखेगी, थोड़ी सी ज्यादा लॉन्ग। एक्रोसेंट्रिक में और ऊपर की तरफ आप सेंट्रोमेयर को चढ़ाते जाइए, तो जो एक आर्म है वो हद से ज्यादा छोटी दिख रही है और दूसरी आर्म उससे काफी ज्यादा लंबी दिख रही है। टीलोसेंट्रिक बिल्कुल टर्मिनल पे चला गया है कि एक आर्म हद से ज्यादा छोटी है और दूसरी आर्म बिल्कुल ही बड़ी दिख रही है। इसमें बराबर है आर्म्स, क्योंकि सेंट्रोमेयर सेंटर में है। सेकंड वाले में थोड़ा सा ऊपर खसकाइए सेंट्रोमेयर को, अवे फ्रॉम सेंटर स्लाइटली, तो आर्म्स की जो लेंथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। एक्रोसेंट्रिक में और खसकाइए, थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर हल्का फुल्का आएगा, यहाँ पर थोड़ा बहुत आएगा। नहीं, हम ये कह सकते हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत आएगा, यहाँ पर हल्का फुल्का आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल होगा कि एक आर्म हद से ज़्यादा छोटी दिख रही है और एक आर्म हद से ज़्यादा बड़ी दिख रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट लेट्स सॉल्व द PYQs। Question number, okay, now question, need PYQ. Cell organelles with membranes are ऐसे सेल ऑर्गेनील जिसमें मेम्ब्रेन होती है। देखिए AIPMT 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब सेल ऑर्गेनील में मेम्ब्रेन, कहीं पर एक्सेप्शन है भाई, मेम्ब्रेन नहीं है, तो अगर इसको देखें तो राइबोसोम अटक जाएगा, यहाँ देखें तो राइबोसोम है राइबोसोम है। लेकिन अगर आप सेकेंड ऑप्शन को देखेंगे, लाइजोसोम्स, गोल्जी अपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपको ये प्रॉपर विथ मेम्ब्रेन दिखेंगे विदाउट एनी एक्सेप्शन। ओके,
क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? देखिए AIPMT 2015 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है इल डिफाइंड सेल, मतलब जो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं है। यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में वो सेल इतना डेवलप नहीं है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, इल डिफाइंड न्यूक्लियस है, जिसको आप न्यूक्लियोलाई कह रहे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मींस न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट है, तो साफ समझ में आ रहा है। उसके अंदर मीजोजोम होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम होते हैं, लेकिन न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता। ऑप्शन नंबर 3। ओके, नीट 2018 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which of the following is true for nucleolus, which itself a part of a nucleus? It takes part in spindle formation. नहीं. It is a membrane bound structure. ये इसके लिए suitable नहीं है. Larger nuclei present in dividing cell. It is a site for active ribosomal RNA synthesis. मैंने थ्योरी की स्लाइड में बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपको राइबोसोमल RNA synthesis का फॉर्मेशन. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? कौन से ईयर में पूछा गया है PYQ? नीट 2018 में. द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन रेस्पिरेशन बैक्टीरिया, नो. फैटी एसिड ब्रेकडाउन, नो. एक्टिवेशन अमीनो एसिड, फॉर्मेशन ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल, जो आगे चल के क्या बनाते हैं? लाइजोसोम्स, और उनके डेरिवेशन से क्या बनते हैं? वैक्यूल्स. ठीक है. नाउ ये क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछा गया है? नीट 2018 में. Which of the following event does not occur in rough endoplasmic reticulum? Cleavage of signal peptide, protein glycosylation, protein folding. ये तो सब होते हैं. Phospholipid synthesis रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता है, क्योंकि लिपिड सिंथेसिस कहाँ होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. ठीक है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये कहाँ पूछा गया है? देखिए ये कौन से ईयर में पूछा गया है? नीट 2019. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनीज डज नॉट कंटेन DNA? माइटोकॉन्ड्रियल लाइबोसोम्स, मतलब पेयर बताना है जो कि DNA को बिल्कुल भी कैरी नहीं करते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया है करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है, न्यूक्लियर माइटोकॉन्ड्रिया करता है. लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर 3 को देखेंगे, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स को, तो ये बिल्कुल भी DNA को कंटेन नहीं करते हैं. नाउ सी दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स. ये कहाँ पूछा गया है? नीट 2019 में. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे क्वेश्चंस में ये टिक करना बहुत ज़रूरी होता है. इस नॉट करेक्ट का मतलब क्या होता है? नॉट करेक्ट मतलब गलत है. लाइजोसोम्स हैव न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ लाइबोसोम्स आर एक्टिव अंडर एसिडिक pH, ठीक है. Lysosomes are membrane bound structure. Lysosomes are formed by the process of packaging of endoplasmic reticulum. No from Golgi bodies. So this is the correct one, means the answer for this question. Now, the concept of omnicellular या cellular regarding cell division was proposed by. ये मैंने आपको पढ़ाया है कि new cell arising from pre-existing cell. ये जो phrase है ना omnicellular cellular हमने सेल्यूला ये किसने दिया था? किस साइंटिस्ट ने दिया था? रुडोल्फ विर्चॉय, थियोडर श्वान, शील्डन, एरिस्टोटल. इट इज गिवन बाय रुडोल्फ विर्चॉय. ओके. अगेन नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है. विच इज द इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोटिक सेल? मैंने थ्योरी में पढ़ाया है. पैरोक्सिसोम, पॉलीसोम, गोल्जी बॉडीज या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आपको पता है ग्लाइकोजन और प्रोटीन एंड ग्लाइकोजन एंड लिपिड को कौन करेगा? भाई कॉमन सेंस की बात है कि गोल्जी बॉडी लिपिड के साथ प्रोटीन का भी फॉर्मेशन करता है. सो इट इज गोल्जी बॉडीज. ये कहाँ पूछा गया है? नीट 2021 में. When the centromere is situated in the middle of the two of equal arm, the chromosome is referred to as. अभी मैंने बताया आपको थ्योरी में कौन सा क्रोमोसोम है. देखो बिल्कुल मिडल में सेंट्रोमेयर है और आर्म्स क्या है? बिल्कुल इक्वल हैं. तो ऐसे क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे हम लोग? एक्रोसेंट्रिक. टीलोसेंट्रिक नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है. सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक में शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म क्या होती है? क्रिएट होती है. ठीक है. द ऑर्गेनील्स दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर. ये नीट 2021 में पूछा गया है.
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 चीज़ें क्या आती हैं? सिंपल सी बात है, मैं आपको नाम से बताती हूँ, आप खुद पहचान लेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, देन आपका लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल। बताइए किस में होगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट नहीं होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट नहीं होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आएगा। तो कॉमन सेंस की बात है कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये कहाँ पूछा गया है? नीट 2022 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट? गलत है, इनकरेक्ट है, मतलब बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। SER डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है, उसमें राइबोसोम्स नहीं होते इसलिए उसमें रफ अपीयरेंस नहीं है। SER साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस, ठीक है। RER है राइबोसोम अटैच टू इट, ठीक है। इन प्रोकैरियोट्स ओनली RER इज प्रेजेंट। नो, दिस इज इनकरेक्ट, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपके प्रोकैरियोट्स में एक तरीके से देखा जाए कि राइबोसोम्स के अलावा सेल ऑर्गेनील्स होते हैं ही नहीं। मीजोसोम्स है, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या हैं? मॉडिफिकेशंस है। Now match the list 1 with list 2 means metacentric chromosome, acro, submetacentric, telocentric। कोई भी जो पोजीशन है, ये जो क्लासिफिकेशन है क्रोमोसोम्स का किस पर है? पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर बदलती जाएगी, शॉर्ट आर्म, लॉन्ग आर्म क्रिएट होते जाएंगे, ठीक है। सो सेंट्रोमेयर इन द मिडल फॉर्मिंग 2 equal arms, A third, then B situated in 1, C centromere slightly away, 1 shorter arm 4, and telocentric is 2. So it is 3, 1, 4, 2. Option number 4. Now this question asked in NEET 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स के बने हुए रहते हैं, ठीक है। तो क्या क्या उसमें नहीं आ रहा है? इन्होंने कहा है नॉट। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट, इस पर आप मार्क करिए, वरना ये क्वेश्चन सिली मिस्टेक में आते हैं और जबरदस्ती का नेगेटिव हो जाता है। हम करेक्ट सोच, नॉट करेक्ट मतलब गलत है, लिख लो। नहीं है, रॉन्ग है, लिख लो साइड में। माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट इंक्लूडेड, chloroplast is not included, and peroxisomes are not included, but these 2 are included. So answer is A, C and E. Thank you so much.